राजद के प्रदेश महासचिव सह सामाजिक कार्यकर्ता श्री उमेश राय ने देश में न्यायिक व्यवस्था में जजों के चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि क्या जज का बेटा और भतीजा ही जज बने? क्या आम लोगों को जो योग्य उम्मीदवार हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के योग्य उम्मीदवार, इनको जज बनने का अधिकार नहीं है? आखिर उमेश राय की यह मांगे क्यों है, यह भी समझने की जरूरत है। पिछले 10-12 सालों से यह देखा जा रहा है कि न्यायिक व्यवस्था के द्वारा कुछ ऐसे फैसले देश में आए हैं जिस पर देश का एक आम नागरिक आपत्ति का इजहार कर रहा है, और इसके पीछे का कारण भी क्या है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन्हीं को आधार बनाते हुए उमेश राय ने ये मांग की है कि जब तक इस न्यायिक व्यवस्था पर एक खास वर्ग के लोग काबिज रहेंगे तब तक इसी तरह के फैसले आते रहेंगे। साथ ही साथ उमेश राय ने सरकार के क्रियाकलापों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि सरकार को जहां कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए ताकि लोग शिक्षित हो सके, वहां सरकार अपना पैसा मंदिरों को बनाने में खर्च कर रहा है। भला मंदिर के बनाने से लोगों का क्या भला हो सकता है? उमेश राय ने यह सवाल सरकार से किया है। इसी तरह के कई मुद्दों को लेकर के उन्होंने हमारे चैनल को दिए हुए साक्षात्कार में खुल करके क्या कहा, चलिए ये आपको दिखाते और सुनाते हैं। तमाम दर्शकों से निवेदन की खबर को, इस वीडियो को पूरा देखें। काफी महत्वपूर्ण पहलुओं पर उमेश राय ने खुल करके अपनी बात रखी है। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि जो न्यायिक व्यवस्था में अभी वर्तमान में जो चयन की प्रक्रिया है वो क्या है और आपकी क्या मांगे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। पहले ये बताइए वर्तमान में किस तरीके से न्यायिक व्यवस्था से जजों की का चयन किया जाता है। अभी एक व्यवस्था है जिसका नाम रखे हैं कॉलेजियम। कॉलेजियम में जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 5-10 जो एक उसके मेंबर मिल करके और उस जजों की नियुक्ति करते हैं। उसमें आपके बेटा को मैं नियुक्त कर दिया और आपका बेटा मेरे बेटा को कर देगा, और यही चल रहा है पूरे देश में न्यायिक व्यवस्था। नतीजा है कि इसमें जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनकी संख्या नगण्य, लगभग 400-450 जज अभी हैं। तो उंगली पर गिन सकते हैं, खोजना पड़ेगा कि वो अच्छा एक पिछड़ा भी है, एक दलित भी है, अच्छा एक अकलियत भी है, ये है, आदिवासी भी है, ऐसा खोजना पड़ेगा। अच्छा, ये चयन प्रक्रिया कब से है? ये देश की आजादी के बाद से है क्या? संविधान में, संविधान की धारा 312 के तहत ये बना, जो उसमें है कि एक जुडिशियल सर्विस होगा, इंडियन जुडिशियल सर्विस, IJS, इंडियन जुडिशियल सर्विस IJS बनेगा। जिसे 313 में है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इसको UPSC भी कहते हैं। तो उसी तरीके से IJS था, उसमें जजों की नियुक्ति होगी, मैंने उसका परीक्षा होगा, और उसी से जो पास करेंगे उसको यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेकर के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलने का होगा। जैसे IAS में होता है, वो सेम दोनों की कैटेगरी है। लेकिन ये जो सत्ताधारी जो लोग थे या जो हुक्मरान थे, वो लोग, शासक वर्ग के लोग कभी ये नहीं चाहे कि इसमें हम कंपटीशन करें, क्योंकि कंपटीशन करेंगे तो फिर मेरिट वाले लोग आएंगे। तो मेरिट वाले तब तक उनके भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। तो भाई भतीजावाद मेंटेन होता रहे, इन्हीं के परिवार के लोगों की नियुक्ति होती रहे, यही प्रक्रिया है। इसी परिवार के पूरे नहीं, हम आपसे ये समझना चाहेंगे सर कि ये जो प्रक्रिया अभी वर्तमान में है वो है कब से देश में? ये तो जब से हमको लगता है कि आजादी के बाद से ही शुरू ये व्यवस्था है। हाँ। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो संविधान में लिखा हुआ है कि 312 के तहत जो इंडियन जुडिशियल सर्विस का गठन किया जाएगा, जैसे IAS का होता है, UPSC का होता है, उसी तरीके से इंडियन जुडिशियल सर्विस का गठन किया जाए, और उसमें प्रतियोगिता के हिसाब से रिटन हो, ओरल हो, भाईवा हो, जो प्रक्रिया है सो सब करके, और उसके आधार पर इसका जजों की नियुक्ति हो। उसमें मेरिट से लोग आएंगे, सभी की हिस्सेदारी होगी। हर जगह के लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जो इंटीरियर इलाके में हैं, उनको ये पता भी नहीं हो पाता है, तो उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी, और हिस्सेदारी होगी तो न्याय सबको मिल पाएगा। अब मिसाल के तौर पर अभी क्या है सो जुडिशियल का एक मिसाल बता रहा हूँ।
संविधान की धारा 15(4) और 16(4) में लिखा हुआ है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाएगा। बिहार के हाई कोर्ट कहता है कहा कि हम इसको नहीं मानते, जबकि उसकी गणना हुई, गणना में 65% ओबीसी की आबादी है और उसकी आबादी को थोड़ा बढ़ाया गया। अभी तक तो उसकी हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से मिला नहीं। आपको यह जान करके तजुब होगा कि हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लोग कहता है कि पिछड़े वर्ग में यादव को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी खा रहा है, 15% आबादी है और 1.5% सरकारी नौकरी है, जगह ही नहीं दे रहा है। और उसकी वजह यह है कि जैसे वो ये मांगे आपकी किन के समक्ष, न्यायिक व्यवस्था की जो मांग है सरकार के पास में, केंद्र सरकार ही तो करेगा। ये जो चयन की प्रक्रिया वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ये समझना चाहेंगे कि केंद्र की जो मौजूदा सरकार है वो 10 सालों से है, जी तो ये जो देश की आजादी को तकरीबन 70-75 साल के आसपास हो गए, इससे पहले भी यही व्यवस्था रही है। जी जी। तो ये जो मांगे हैं आपकी केंद्र सरकार की, तो मांगे तो आपकी जायज है, जी। जो अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के हक में है, लेकिन आपकी ये मांगे सरकार तक सिर्फ आपके मांगने से क्या लगता है कि सरकार हमारे ही मांगने की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बहुत ही अदब के साथ बता सकता हूँ, मेरे पास उसका अखबार का कटिंग भी है। जी। दो जो महामहिम राष्ट्रपति हुए, पहले R.K. नारायणन साहब हुए और फिर इससे पहले माननीय रामनाथ कोविंद साहब हुए। इन दोनों आदमी ने भी इस बात को सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इसको न्यायिक प्रक्रिया की नियुक्ति जो है सो आपको कंपटीशन से कराइए, IJ से की कराइए। पार्लियामेंट में बहस भी हमको लगा 16-17 में हुआ था, खूब जम के बहस हुआ, लेकिन ढाक के 3 बात जो ये लोग चाहते नहीं हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, शासक वर्ग के लोग हैं, कि उसमें मेरिट से होगा तो ये जो इनके जो पैरवी पुत्र हैं इनको वहां जगह नहीं मिलेगी, मेरिट जो आवेगा वो आवेगा। ये लोग नहीं चाहते। अभी हम पिछले साल का 23 के 26 नवंबर 1923 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए जो इंडियन जुडिशियल सर्विस का गठन किया जाए, और इंडियन जुडिशियल सर्विस के गठन होगा तो मेरिट से जो होगा उसकी होगी। तो जब देश की राष्ट्रपति कह रही हैं तो फिर केंद्र सरकार पर उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। बात तो रोना इस बात का है कि जिस देश की व्यवस्था के लिए 3 महामहिम कर रहे हो, लेकिन केंद्र सरकार इसमें सुनती नहीं, चुके उनके कब दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो हम चुन करके भेजते हैं अपने पॉकेट के आदमी को जज बनाते हैं, ये खत्म हो जाएगा। हमारा यही डिमांड उसमें है और देश भर के लोगों का है कि इसमें है। हमने इसके लिए न्यायियों के लिए हम लोग 2 बार धरना भी दिए पटना हाईकोर्ट के सामने। राम अवधेश सिंह थे हम लोग के नेता, उनके साथ बैठ करके हम लोगों ने दिया कि भाई जजों, उसमें चूंकि भाई भतीजा आप जैसे KBN सिंह थे चीफ जस्टिस पटना के, वो अपने भाई को भी जज बनवा लिए। तो इस तरह से यही प्रक्रिया है। आप ये रंगनाथ मिश्र जी थे, उनके परिवार के 7 आदमी अभी 2 जज सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं। तो जज की प्रक्रिया तक इंडियन जुडिशियल सर्विस से नहीं होगा तब तक अयोग्य लोग को भाई भतीजावाद ये सब होता रहेगा और कोई मेरिट वाले लोग आएंगे नहीं, मेरिट वाले सब चलेंगे। ऐसे कोई आ जाए अलग बात है। अभी देश में जो मौजूदा सरकार है, 3रा टर्म मोदी जी का है जी, विपक्ष काफी मजबूत है जी, और विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी है मजबूती से तमाम मुद्दे देश के रख रहे हैं जी। आपका जो मुद्दा सर बड़ा गंभीर मुद्दा है जी। अगर ये आपके मुद्दे राहुल गांधी तक पहुंच जाए तो संभवतः ये सदन में इस बात को भी उठाया जा सकता है। इस बात को तो उठाने के लिए राहुल जी तक भी हम लोग पहुंच रहे हैं, अखिलेश जी तक हम लोग पहुंच रहे हैं, जो कई मुद्दे को उठा रहे हैं, जैसे आरक्षण का है, आबादी के हिसाब से। आप जान के बहुत तजुब होगा ये इतना क्या न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ का है। मंडल कमीशन जब लागू हुआ 1990 में, उस समय यहाँ के चीफ जस्टिस थे सब्यसाची मुखर्जी। उनके यहाँ मंडल कमीशन के अगेंस्ट में हमको लगता है 20 या 30 याचिका गई, सबको उन्होंने खारिज कर दिया। कोई पिछड़े वर्ग को देना है, उसमें क्या दिक्कत है। सब्यसाची मुखर्जी विदेश कहीं गए किसी सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए, वही उनका डेथ हो गया। और रंगनाथ मिश्र सब लोगों को बुला करके और उन्होंने कहा क्या कि भाई जितने कोर्ट थे जितने था उसको कर दिया। और
उसमें कहीं मंडल कमीशन में नहीं लिखा है कि 27% दिया जाएगा, उसमें है कि आबादी के अनुपात में उसको आरक्षण दिया जाएगा। काय के लिए उसको देना है, बल्कि उसको बढ़िया कर दिया आरक्षण को रंगनाथ मिश्र ने, और रंगनाथ हमारे जस्टिस रंगनाथ मिश्र के कारण उसने लगा दिया कि जिसको उसी को ये चना देना है जिसको दांत नहीं है। हमको जिसको कहा कि 1 लाख जिसकी आबादी है, आमदनी है, उसको ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। बताइए जिसको खाने का पढ़ने का नहीं है, उसको तो ऐसा चाहिए ना जो कम से कम पढ़ने की सुविधा हो, खाने की सुविधा हो। उसको हिस्सेदारी से काटने के लिए उन्होंने क्रीमी लेयर लगा दिया। और आज तक यही स्थिति है कि हमारे पूरे पिछड़े वर्ग के लोगों को जब 65% आबादी है तब उनको मिलता है 10 से 11% अभी तक है। तो हिस्सेदारी इन्हीं की है। आपको यह जान के तजुब होगा कि बिना किसी सर्वे के, बिना किसी गणना के 10% दे दिया प्रकाश को, बिना किसी की बात, किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो कहा कि नहीं हम इस पर कोई बहस नहीं करेंगे, और उसको कैंसिल करा दिया, खारिज कर दिया। तो न्यायिक व्यवस्था एक जातीय व्यवस्था हमारे देश में है, और वो जातीय व्यवस्था के कारण आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा। ये सर मुद्दा आप उस समय उठा रहे हैं जहां देश की न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल या निशान खड़ा होना शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर आज से 10 साल 15 साल पीछे हम जाते हैं तो न्यायिक व्यवस्था पे लोगों का अटूट विश्वास था, लेकिन लगातार पिछले 10 सालों से न्यायिक व्यवस्था पर सवाल या निशान अलग अलग मुद्दों पे खड़े होते रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इन मुद्दे पे देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए? संपूर्ण व्यवस्था की बात नहीं है, 2 वर्ग है, शासक वर्ग और शोषित वर्ग। शासक वर्ग को मिल रहा है, वो क्या करेगा? जो जितना मलाई चावने के लिए 10% लोग चाव रहे हैं, और बाद बाकी 90% जो है सो अपनी मांग रखते हैं कि हमको ये मिलना चाहिए, लेकिन देने वाला नहीं दे रहा। वो तो ये तो 100% का मामला है कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको हर जगह पर हिस्सेदारी मिलना चाहिए। मुल्क में सबका हिस्सेदारी है, सबका मुल्क है। ये जो 10% अब देख लीजिए, हमारे देश की आजादी के समय में सुना है कि 4 साढ़े 4 करोड़ लोग थे, आज 80 करोड़ हो गए। 4 करोड़ 80 करोड़ में आप देखिए कितना है, 25% जो है सो गरीबी हमारी बढ़ गई। तो जो गरीब था वो और गरीब होता चला जा रहा है। रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। आज शिक्षा पर भारत सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अभी जो है सो कभी अहिल्या स्थान की मंदिर बनावेगा, कभी बिस्फी का सुना कि 20 करोड़ रुपया देगा। एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाया है, एक बढ़िया कॉलेज नहीं बना रहा है, लेकिन ये मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ का जितना रोजगार है, चाहे अशोक पेपर मिल हो, चाहे सकरी चीनी मिल हो, चाहे ये लोहट हो, रैयाम हो, ये सारे बंद है। जबकि हमारे किसान को भी लाभ मिलता था और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता था। हमारे स्टेट को जानबूझ करके ये जो भी केंद्र की सरकार है वो बना दिया है कि मजदूर को भेजने वाला, और इसको कहीं भी न्याय नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि न्याय में तो जो उसके उस चरित्र के है, अंग्रेज तो कहता था कि ये न्यायिक चरित्र ही इनको नहीं है, वही जज बने हुए हैं, तो उनसे कैसे हम इंसाफ मिलेगा हमको? और जब तक न्यायिक व्यवस्था सही नहीं होगी, डॉक्टर लोहिया ये बात कहते थे कि कानून कितना अच्छा बना दो, लेकिन उसको करने चलाने वाले लोग अगर वही पुराने लोग हैं तो सारी की सारी नीतियां रखी रही चली जाएगी। और वही स्थिति आज की स्थिति है। हमारे यहाँ के लोगों को, निर्दोष लोग जो है सो 10-10 साल तक सजा काट किया है। हमारे यहाँ का सहदेव सहनी इसका उदाहरण है। उस पर चूंकि जज भी वही उन्हीं के जात का है और उनके वकील भी वही उन्हीं के जात का है। एक कानूनी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था को एक सिरे से एक मतलब रिव्यू करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। रिव्यू करने की नहीं है, उसको सीधे सीधे जिस दिन आप IJS से एग्जाम शुरू कर देंगे तो फिर गड़बड़ी होगी तो उसका उस पर सोचा जाएगा, लेकिन पहले तो इसकी शुरुआत तो हो जाए। चलिए, आज भारत सरकार ने नीट में गड़बड़ी किया तो देश भर के लोगों ने हल्ला शुरू किया, क्योंकि उसके कटघरे, अच्छा उस पर भी ये भारत सरकार ये IJS से नहीं आई, जो है जुडी जो है ये MPO की जो है सो टीम नहीं बना रही है, IGP जो है वो नहीं बना रही है, और उसको है वही जांच कर रहा है जो आदमी चोरी किया है। मूल मुद्दा यही है कि जुडिशियरी को ठीक करने के लिए जो देश भर से मांग हो रहा है उसको इंडियन जुडिशियल सर्विस के तहत से उसका चयन हो, उसकी परीक्षा हो, उसके हिसाब से जजों की नियुक्ति हो, उसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबकी भागीदारी, सबका मुल्क है, सबके लोग हैं,
और वो देखता है कि जज भी वही है और वही जो है सो उनके वकील भी वही, नतीजा इसको मिल नहीं पाता है, इसलिए इंसाफ न्याय की दिक्कत करता है। जी, एक अजीब दौर से हमारा देश गुजर रहा है। पिछले 10-15 सालों की अगर घटना को देख ले तो लगातार जो है अब एक न्यायिक व्यवस्था पे लोगों का अटूट विश्वास हुआ करता था, लेकिन पिछले 10-15 सालों से एक आम आदमी भी न्यायिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करना शुरू कर दिया है। उमेश राय जी एक पार्टी से जुड़े हुए जरूर है, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और जब इनको लगता है कि नहीं इस मुद्दे पे भी आवाज उठानी चाहिए तो ये लगातार इस मुद्दे पे भी आवाज उठाया है इन्होंने, और आप देश के तमाम विपक्षी लोगों से भी इन्होंने उम्मीद किया कि इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाए, क्योंकि ये इनकी आवाज नहीं है, ये इनकी मांग है कि अति पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, तमाम वो वंचित लोग जो इस न्यायिक व्यवस्था में योग्यता होने के बावजूद भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं सिर्फ इस व्यवस्था के कारण, तो इस व्यवस्था में बदलाव की सख्त जरूरत है। हम हमारे तमाम दर्शकों से अपील की, अगर आपको लगता है कि उमेश राय जी की यह मांग जायज है तो आप हमारी इस खबर पे अपनी कमेंट्स जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।